बस। अच्छा सर, टाइम ज़ाया करे वगैरह हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? सर, हमने कल ये सवाल किया था, क्वेश्चन 14 ऑटम 21 का था ये, जिसमें हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा था और एसओएफ भी मांगा था। सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बना चुके थे, उसके लिए हमने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें 2 साल का एडवांस दिया हुआ था। वो हमने कैलकुलेट किया था। कैसे क्या था कि सर 2018 में हमारे पास 100 मेंबर्स थे, 2019 में 100 ने पैसे दिए थे, 2019 में 140 ने, और 2020 में 160 लोगों ने दिए थे। फिर हमें बाद में पता चला था कि 5 लोगों का घपला किया था हमारे अकाउंटेंट ने, तो हमने 5 और मजीद ऐड कर दिए थे। तो सर ये अमाउंट्स हमारे पास आई थी। उसके बाद हमने देखा था कि 2019 के एंड में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, तो हम सर ओपनिंग में लेके चले गए थे। फिर 2020 के एंड में हमने देखा था कितना पड़ा था, वो हम लोग क्लोजिंग में 40 यहाँ से उठा के, ठीक है, दिया था। ठीक हो गया सर। इसके बाद फिर हमने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था, जिसमें सब्सक्रिप्शन हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से उठा ली थी। सर रेंट के लिए सिंपल सी क्या वो थी, मेरे पास एंट्री दी हुई थी, यहाँ पे रेंट आ गया था। और सेल्स के लिए सर मैंने एक वर्किंग करी थी। ठीक है सर, सेल्स के लिए मैंने क्या वर्किंग करी थी कि मैंने निकाला था कि इन्वेंट्री बिकी कितनी है, उसमें मैंने कॉस्ट प्लस 40% मार्कअप लगाया था, तो मेरे पास सेल्स की अमाउंट आ गई थी। सर इन्वेंट्री सोल्ड मैंने कैसे निकाली थी, मैंने लिया था, पेमेंट्स आ गई थी मेरे पास। पेमेंट्स की डिटेल दी हुई थी यहाँ पे 4.8 मिलियन, और उसने बताया था कि कुछ पेमेंट, मुझे पता चल गया मेरी टोटल परचेज कितनी थी। उसमें से 1 मिलियन की मेरी इन्वेंट्री अभी भी पड़ी हुई थी। 2 मिलियन मैंने स्टार्ट में ही आईपी में ट्रांसफर कर दी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो सर इन्वेंट्री सोल्ड मेरे पास 3 मिलियन आ गई थी। इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने डायल की 3 मिलियन ले ली। सर डेप्रिसिएशन के लिए मैंने क्या किया था, डेप्रिसिएशन एक तो ये मैंने जो 25 मिलियन के एसेट्स थे उस पर डायरेक्ट 15% लगाई थी, प्लस जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली ट्रांसफर किया था 2 मिलियन का, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाई थी 15% की। तो सर वो 3 लाख बनी थी, तो मेरी डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकली थी। अच्छा सर, इसके बाद इसने मुझे कहा था कि ईयर एंड पे मैंने कुछ जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो जो बची हुई थी उसकी आधी मैंने ट्रांसफर, जो इन्वेंट्री मेरी आधी बची थी वो मैंने, जो बची थी उसका आधा मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया था। तो लेकिन उसने बहुत कम कॉस्ट पे किया था, तो हमने देखा था कि सर हमारे उस पर एनआरवी लॉस आ रहा था 3.5 लाख का, वो भी हमने बुक कर लिया था। ठीक है, बाकी ये एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट मैंने छाप दिए थे। सर हम ये सवाल रिवाइज कर रहे थे, बीच में आई गेस कॉल हो गई थी। तो सर हमने लॉस कैसे निकाला था, हमने कैश एंड बैंक की पूरी एंट्री बनाई थी, पूरा अकाउंट बनाया था। इसमें देखा था हमारे पास सर 4.6 मिलियन का कैश जो है वो कम था, शॉर्टेज थी, जिसमें से 2 मिलियन हमारा इंश्योरेंस कवर करता था, तो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ था 2.6 मिलियन का। तो सर ये हमने पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया था। आज की क्लास में सर हमें बनाना है एसओएफपी। ठीक हो गया। सर एसओएफपी में सबसे पहले मेरे पास नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। सर इसमें मैं अपने फिक्स्ड एसेट ले लेता हूँ। कितने सर फिक्स्ड एसेट मेरे कितने थे? सर 25 मिलियन के फिक्स्ड एसेट थे मेरे। इसमें सर मैंने इन पे कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, याद? तो डेप्रिसिएशन मैंने कितनी चार्ज की थी सर? 25 मिलियन पे 0.15 क्या था, तो सर मैं इसको 0.85 कर देता हूँ, ठीक है ना? सर ये मेरे फिक्स्ड एसेट की अमाउंट थी सर, और कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी कितनी थी? सर 1.5 लाख तो एक मैंने साल के एंड में शिफ्ट की थी। और सर उससे पहले भी कुछ थी। सर उससे पहले कितनी थी? सर उससे पहले मेरी थी 2 मिलियन की। ऐसा ही है। लेकिन सर इस 2 मिलियन में से मुझे अपनी पहले डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी 3 लाख की। ठीक है।
ठीक हो गया सर, तो ये मेरे नॉन करंट एसेट आ गए। इसके बाद सर मेरे पास करंट एसेट आ जाएंगे। करंट एसेट में सबसे पहले बैंक में पड़ा हुआ पैसा लिख लेते हैं। सर बैंक में कितना पैसा पड़ा था, ये कैरीड आउट। और सर सब्सक्रिप्शन एरियर्स होता है। ये जब इतने सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हमने, तो अब हमारे दिमाग में चीज़ बैठ जानी चाहिए कि भाई क्या चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। सर एरियर्स हो गए, और सर इसके बाद इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री 5 लाख की बची थी ना, 1 मिलियन की थी, उसमें 5 लाख तो मैंने ट्रांसफर कर दिए थे। तो सर मेरे पास इन्वेंट्री जो बची थी वो 5 लाख की थी, 5 लाख ट्रांसफर कर दिए थे 1 मिलियन में से, तो 5 लाख बची थी। और सर कोई ऐसा एसेट था, सर मुझे याद पड़ा, इंश्योरेंस हमने 4 महीने की एक्स्ट्रा पे कर दी थी। फिर इक्वल टू 6,60,000 डिवाइड बाय कितना, 12, मल्टीप्लाई बाय 4। तो सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई सर। और ऐसी कोई चीज़ थी, अदर एक्सपेंसेस थे, सैलरीज, कॉल किट्स, भैया और कुछ ऐसा लग रहा है जो आना चाहिए करंट एसेट के अंदर? गोल्फ किट क्या बेटा? गोल्फ किट क्या कह रहा, आप समझा नहीं मैं। कौन सी गोल्फ किट्स जो रेंट के लिए रखी हुई है, उसकी बात कर रहे हो? या रेंट वाली बात करो तो वो तो हमने यहाँ पे ले ली ना। तेरी इंश्योरेंस के पैसे या तो एज्यूम करेंगे हमें आ गए, और अगर नहीं आए तो हम लोग इसका रिसीवेबल बुक कर लेंगे। ये दो दो बल्कि आए नहीं होंगे ना उसने। मैं बोला कि तो हमें फर्क बताना है, तो सर इंश्योरेंस रिसीवेबल भी 2 मिलियन का आ जाएगा मेरा। ठीक है सर। बेटा जो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलो, गोल्फ किट्स को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे आएगी, वो हम रेंट पे दे रहे हैं तो। सर ये क्या हो गया मेरे टोटल एसेट्स? सही हो गया। मैंने यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। फिर इसके बाद मेरे पास आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में रिप्रेजेंटेड बाय आ जाएगा। सर रिप्रेजेंटेड बाय में क्या होगा? सर रिप्रेजेंटेड बाय में सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड। 5 पॉइंट देखें बेटा जी सर, हम 5 पॉइंट देखते हैं। गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर दिस कॉस्ट ऑफ फॉर सेल अमाउंटेड टू 1 मिलियन। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दिस किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट एट 30%। जी बेटा हाफ हमने ट्रांसफर की थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन जब आप ये देखोगे ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये 1850 जो मैंने लिया वो यही लिया है। सर मैंने पहले 1.5 लाख लिया था, ये वही हाफ जो हमने ट्रांसफर किए थे, प्लस मैंने ये जो 2 मिलियन ट्रांसफर किए थे ना, ये लिया, ये दोनों को मैंने ले लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। 2 मिलियन और 1.5 लाख को अमाउंट इसलिए कम है कि इसमें से मैंने इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाली, क्योंकि अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो करंट एसेट में नहीं आएगी, नॉन करंट एसेट में आएगी। 1 साल से ज्यादा के लिए चीज रखी गई है। ये एक स्टैंडर्ड होता है IS 40, उसके अंदर अब फॉल कर गई है। ठीक है, ये IS 2 नहीं रही आपकी, क्योंकि आप रेंट पे दे रहे हो ना। क्लियर है? सब बेटा क्लियर है, बेटा वापस समझा दो। देखो देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग मेरे पास 1 मिलियन थी, ठीक है। उसमें से मैंने आधी ट्रांसफर कर दी, तो बची कितनी की? 5 लाख की ट्रांसफर की ना, ये बात सही है। हाँ 5 लाख बची बिल्कुल।
तो सिर्फ 5 लाख नहीं थी ना? 5 लाख की तो बच गई, लेकिन सर 5 लाख के अलावा भी थी सर। अलावा क्या थी? आप पॉइंट 4 पढ़ोगे तो उसमें क्या कह रहा है कि जो हमने ली थी ना उसकी 2/3 ऑफ द गोल्ड केट वर मेड पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो सर बाकी की 1/3 भी उसने रेंट के लिए रखी थी। तो हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो, कल जो एंट्री बनाई थी कि 1/3 जो थी ना, 6 लाख में से 2 मिलियन भी हमने ट्रांसफर की थी। तो सर एक तो हमने 2 मिलियन लिए, ठीक है, और सर एक हमने 5 लाख लिए, ठीक है। समझ रहे हो सर? 2 मिलियन लिए और 5 लाख लिया। 5 लाख के बारे में इसने बोला कि आप 5 लाख पे नहीं लेके जाओगे उसको, 1.5 लाख पे लेके जाओगे। समझे? इसने यहाँ पे कहा था कि आप उसको 1.5 लाख पे लेके जाओगे, 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके जाओगे। तो सर जब इसी 5 लाख का मैं 30% लूंगा तो ये मेरे पास बनता है 1.5 लाख। तो सर ये मैं 1.5 लाख के ऊपर लेके गया हूँ, तो मेरा टोटल कितना बनता है सर? अब मेरा टोटल बनता है 2 लाख, सॉरी 21,50,000, ठीक है। सर अब क्या मसला? मसला ये है कि ये चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो अब ये डेप्रिशिएट भी होगी। तो सर इसकी मैंने डेप्रिसिएशन भी बुक की है सर। 3 लाख से मैंने इसकी डेप्रिसिएशन बुक की है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? मेरे पास इसकी वैल्यू हो गई 18,50,000। तो सर चूंकि ये नॉन करंट एसेट है तो मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे क्लब कर चुका हूँ 18,50,000 को। मैं आपको ये कह रहा हूँ। क्लियर है? अभी मुझे बताओ क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना दोबारा से और एग्जांपल लेके समझ लेंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये 18,50,000 मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बुक कर दी है नॉन करंट एसेट के अंदर। बेहतरीन हो गया। तो सर हमने करंट एसेट निकाल लिए थे। रिप्रेजेंट फंड, रिप्रेजेंट बाय में सर एक्यूमुलेटेड फंड आता है मेरे पास। एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लेते हैं सर। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ क्लब करते जाते हैं सर। सबसे पहले तो कैश पड़ा हुआ था कितना सर? 0.5 और 2.5, तो सर 25 लाख का तो कैश था मेरे पास। ठीक हो गया सर। और सर सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स थी, वो इन एडवांस थी, तो इमीडिएट लायबिलिटी हो जाएगी सर। पॉइंट 2, उसके बाद पॉइंट 3 में क्या कह रहे हैं सर? डोनेशन पड़ा हुआ था जो स्पेसिफिक पर्पस का है। तो सर कितना होगा उस टाइम पे सर? 8 मिलियन मिला था, ऐसा ही है सर। 8 मिलियन मिला था जिसमें से उस साल हमने सिर्फ 2.2 मिलियन यूज़ किया था। तो बचा कितना होगा? ठीक है सर, तो ये 5,800 ये भी आ गए। ये नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा? चलो खैर इसको हटा देते हैं। अच्छा, नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है, सही है, ठीक है सर। ये भी नेगेटिव में ही है। ये नंबर फॉर्मेट अलग से लगा हुआ था तो इसलिए मसाला मसला आ रहा था। मैं वही देख रहा था कि मसला क्यों आ रहा है इसमें। ठीक है, 5,000। तो सर ये मेरे पास लाइबिलिटी हो गई। उसमें इक्विटी साइड पे आ गया सर। मजीद और क्या है सर? और कुछ है ओपनिंग में? ये तो बाद में आया था, ठीक है सर, ये भी बाद में आया। इसके बाद रेंट पे आ जाते हैं सर। ये कह रहा है एनुअल इंश्योरेंस सैलरीज पिछले साल की 3.5 लाख थी, तो सर ये भी एज लाइबिलिटी आएगी। ठीक है सर। इसके बाद सर ये एसेट थे 25 मिलियन के सर। और कुछ बचा है? सर इस पे भी यही वाला अपना फॉर्मेट पेस्ट कर देता है। ये भी नेगेटिव था ना? ठीक है, तो सर निकालना एक्यूमुलेटेड फंड कितना आ रहा है सर? एक्यूमुलेटेड फंड मेरा बनना है 12350,000 का। यहाँ पे लिंक कर दें। ठीक हो गया सर, ये लिंक कर दिया मैंने सर। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा सर। सरप्लस था 3,70,000 का, ठीक है सर। लाइबिलिटी डोनेशन था, स्पेसिफिक डोनेशन याद है? तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ पे आता है सर। स्पेसिफिक डोनेशन कितना था सर?
8 मिलियन का डोनेशन था, जिसमें से 5 मिलियन हम यूज़ कर चुके हैं। 2.2 पहले साल में और 2.8 दूसरे साल में। तो सर 3 मिलियन का डोनेशन बचा है स्पेसिफिक। चलिए, तो मेरा पूरा रिप्रेजेंटेड बाय हो गया। सर इसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। सर लाइबिलिटी में क्या होगी? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस थी, कितनी सर? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी थी यार? 3 लाख 4 से। ठीक हो गया। और सर पेबल्स का कुछ है ना? कुछ इन्वेंट्री को हमने पे नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने लिया था 1.2 मिलियन। और सर और कोई पेबल था सवाल के अंदर? सर और कोई दिख तो नहीं रहा, उसको टोटल कर लेते हैं। सर ये हमारी मैच कर गई, ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो बच्चों, इसमें कोई सवाल है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। सर क्वेश्चन 15 जो है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने करना है। ठीक है सर, ये स्प्रिंग 21 का सवाल है। ठीक है सर, ये 21 का सवाल है, ये आप लोग ने होमवर्क सॉल्व करके आना है। अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क है, मैं इसको रीड करा देता हूँ। A fire broke out in the office of Modena Sports Club and burned all the accounting records. The accountant was able to retrieve a burnt copy of financial statement of MSC for the year ended 31 December 2020. However, few information is integrated by Capital Five and unreadable. The retrieved copy is as follows. सर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। सबसे पहले ये सर, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना आता है, हम लोग एसेट प्लस लाइबिलिटीज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग में भी कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये भी नहीं दी हुई, बेसिकली ये सरप्लस है आपका। ठीक है, न 2020 का दिया हुआ है, न 2019 का दिया हुआ है। सर मजीद नीचे आते हैं। डी में क्या है सर? यूटिलिटीज नहीं दी हुई सर, क्लोजिंग अप्रूव नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए हम सीधा सीधा अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग निकाल लेंगे। यूटिलिटीज का टी अकाउंट बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। सर नॉर्मली यूटिलिटी का जैसा अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे, उसमें क्लोजिंग डालेंगे, एक्सपेंस डालेंगे, बैंक की अमाउंट भी दी होगी वो डालेंगे, तो ओपनिंग निकल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये सर हम डी यहाँ पे डाल देंगे। मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ करने का। सर डी यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद हम इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे, दोनों एक्चुअल में मैच करना चाहिए। तो सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो सी निकल जाएगा। तो सर अब मेरे पास ओपनिंग के सारे फिगर आ गए, ये सारे फिगर्स भी आ गए, ये सारे फिगर्स भी आ गए। तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी में अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? मेरे पास ओपनिंग बैलेंस निकल आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। सर ए सी और डी मेरा हो गया। बी के अलावा वैसी बात है, मैं इस दफ़ा का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसने आधे से ज़्यादा बना के भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा सर, एफ में क्या था? टक शॉप का रेंट था। सर ये मैं निकाल सकता हूँ, प्रीपेड रेंट है, और बैंक की अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। बैंक की अमाउंट के लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा। टक शॉप रेंट के लिए सर मैं रेंट का अकाउंट बनाऊंगा। रेंट की इनकम जो है मेरी यहाँ से आ जाएगी, ये 252 दी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे यूटिलिटीज़ का जो मैं एक्सपेंस आपको कह रहा था वो यहाँ से आ जाएगा 221। तो सर ई कम मैं आपको बता रहा था, ई के लिए सर इनकम मेरी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ओपनिंग मुझे दिया हुआ है, क्लोजिंग मुझे निकालना है। रिसीप्ट में रेंट आ रहा होगा कहीं ना कहीं रिसीप्ट साइड पे। सर ये रेंट आ रहा है, टच शॉप रेंट, तो ठीक है सर, तो इससे मेरा ये भी निकल आएगा। एफ के लिए सर क्या करूँगा? जब मैं ये पूरा सॉल्व कर लूँगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा एफ है। तो सर ये सारे मैंने आपको बता दिए बिल्कुल सिंपली कि कैसे निकल जाएंगे। अब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आते हैं। सर सैलरीज, सर सैलरीज कैसे निकलेगी? सर सैलरीज का मेरे पास टी अकाउंट बना सकता हूँ मैं, मेरे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, मेरे पास पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास सैलरीज निकल जाएगा। ये एक काम करें, सवाल करा दूं या कर लोगे? इसी तरीके से खाली बोल बोल के समझा दूं या पूरा सॉल्व करा दूं? मुझे 2 मिनट में बता दो। ठीक है, आप लोग खुद ही करना, मैं इस तरीके से समझा देता हूँ खाली, ठीक है। सर जी भी हो गया। इसके बाद एच आते हैं। एच पे मिसलेनियस सप्लाईज दिया हुआ है सर।
मिसलेनियस सप्लाईज से रिलेटेड भी मुझे पास डाटा है सर, मेरे पास ओपनिंग सप्लाईज हैं, क्लोजिंग सप्लाईज हैं, ठीक है। और सर पेमेंट की होगी सप्लाईज के लिए, तो सर ये बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ जाएगा, सही है। इसके बाद सर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन तो दी हुई है, GH और आई। अब एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है सर, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का एक्सपेंस कैसे निकलेगा। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के भी मेरे पास ओपनिंग ज़ीरो है, क्लोजिंग दिया हुआ है, अक्रूड है, ठीक है। पैसे कुछ भरे होंगे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के, ये भी दिए हुए, तो सर ये भी सिंपली निकल जाएगा, तो बहुत सीधे सीधे तरीके से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद जे और के का एक्सपेंस का नाम ही नहीं दिया हुआ, ठीक है सर। जे और के में एक्सपेंस का नाम ही नहीं दिया हुआ, देख लेंगे आगे कुछ ना कुछ हमें बता देगा इससे रिलेटेड भी, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सर एसिड्स दिए हुए हैं इसने मुझे कुछ बैलेंस शीट में। सर एसिड दिए हैं, फिक्स्ड एसिड नेट है ना ये 1403 का, तो सर ये क्या होगा, जे मेरी बेसिकली डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन इसने पूरे एक्सपेंस में कहीं चार्ज नहीं करी ना, तो सर ये मेरी डेप्रिसिएशन होगी। इसको भी हम देख लेंगे कैसे निकालना है। सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 1300 से 1403 में, इसका मतलब कोई एडिशन हुआ होगा सर। एडिशन का कहाँ से मिलेगा सर, 92 का। तो सर 1300 में आप 92 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1392। और सर कोई एसिड में एडिशन आया है, ये एडिशन है, ठीक है, 131 का। तो सर ये आप जब एडिशन करोगे उसके बाद आप ये 131 का भी एडिशन है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है सर। और उस 1300 में आप एडिशन ऐड करोगे और जो इनका डिफरेंस होगा इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है, तो के में डेप्रिसिएशन भी आपकी आ जाएगी। तो जे में डेप्रिसिएशन लिख दोगे, के में उसका बैलेंस आ जाएगा, आई जे के और फिर एल। अब सर एल निकालना है। एल का हमें पता भी नहीं है क्या चीज़ है, कैसे निकलेगी, लेकिन सर हमें पता है कि इनकम्स हमारी कहाँ से आती है, रिसीप्ट साइड से आती हैं। तो सर यहाँ पे टेनिस कोर्ट का फंड, फिर कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी है, वो हम लोग ऊपर ले चुके हैं सर। एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सर एसेट बिका है, ठीक है, तो सर इसका गेन आया होगा। नहीं, डिस्पोजल फिक्स्ड एसेट तो यहाँ पे आ चुका है, तो सर गेन भी नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है सर, टक शॉप का रेंट भी आ चुका है, और स्क्रैप सेल नहीं आई, तो सर यहाँ पे स्क्रैप सेल आ जाएगी सिंपली, ठीक है। 15 रुपये से हम यहाँ पे स्क्रैप सेल ले लेंगे, ठीक है सर। इन दोनों का बैलेंसिंग वो करेंगे तो मेरे पास एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो मेरे पास सरप्लस आ जाएगा, मतलब कि बी आ जाएगा। ये भी मेरा पूरा हो गया, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। सर मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट हो गया सर। हमने कहाँ तक कर लिया, हमने आई जे के एल एम तक कर लिया। अब सर हमें क्या निकालना है, आई जे के एल एम, एन कहाँ पे आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। ये एन और ओ को देखते हैं सर, मेरे पास मेंबर्स सब्सक्रिप्शन नहीं दी हुई है, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन के पैसे यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो सर ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी कोई मसले वाली बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग है मेरे पास, ठीक है सर। ओपनिंग एरियर्स हैं, क्लोजिंग एरियर्स हैं, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, और जो पैसे इनकम में चार्ज होंगे वो भी हैं 919 रुपये। तो मेरे पास बैंक में कितने पैसे आए थे वो आ जाएंगे, तो उससे मेरा ओ निकल जाएगा। और एन बेसिकली मेरा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। रिसीप्ट में भी आता है ना कि सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, तो सब्सक्रिप्शन है, और ओ में इसके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो एम एन ओ भी हो गया। क्या बचा मेरे पास, पी और क्यू। एफ तो हमने पहले ही, मैंने आपको बताया था कि उसका क्लोजिंग बैलेंस इनका निकलेगा, और ये ऊपर भी जा रहा होगा ऐसे, तो सर पी और क्यू बचा है। अब सर टेनिस कोर्ट फंड का क्या करें, टेनिस कोर्ट फंड का बताओगे। यार पार्टिसिपेट करोगे, टेनिस कोर्ट फंड का क्या होगा। जो वेट कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्ड करो। अरे जो डोनेशन आया ना, 70 रुपये, यही है यहाँ पे टेनिस कोर्ट फंड में आ जाएगा ये, ठीक है, 70 रुपये। ठीक हो गया। ये डोनेशन जो इनकम है ना वो यहीं पे आई होगी ना, रिसीप्ट में कहीं भी नहीं है, वो यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टेनिस कोर्ट फंड है। इसके बाद सर क्यू, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर पेमेंट है। एक्सपेंस मेरे पास आ रहा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ठीक है सर, एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है। इसका मेरे पास ओपनिंग अक्रूड और ओपनिंग वो दिया हुआ होगा। सर एसेट्स में रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ आ रहा है, फिक्स्ड एसेट, मेंबरशिप, मशीनरी, सप्लाईज, एडवांस सैलरी, नहीं सर यहाँ नहीं आ रहा। सर लाइबिलिटीज में आ रहा है सर, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो चूंकि इसका सर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि जितना एक्सपेंस था उतना ही पैसा था, तो सर क्यू का मेरा आंसर हो जाएगा 40।
ठीक है, आई होप मैंने सारे क्लियरली आप लोग को समझा दिया होंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इस बहुत आसान सवाल है, इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा कि हमने देखो बैठे बैठे खाली ज़बानी 5-7 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया, तो इसलिए इसको सॉल्व करवाने में टाइम ज़ाया होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग चल जाता ना तो ये 18 नंबर यकीन करो मुफ्त है। इसमें शायद एक दो एडजस्टमेंट आपको मसला होता है, लेकिन 18 में से 15 नंबर तो आप बहुत ईजीली ले सकते हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक हो गया। तो सर अब हम लोग जरा अपनी कंट्रोल शीट देख लें, तो सर ये सारी चीज़ें हमने कर भी ली, ठीक है, और उनकी बेतहाशा प्रैक्टिस भी कर लिया। अब सर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रिक्टेड फंड का। सर अब हमें उससे देखना है, ठीक है सर, किस कॉन्सेप्ट को देखना है? रिस्ट्रिक्टेड फंड को देखना है। जो मैं एक स्लाइड ये पेज यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, बल्कि 2 मिनट दे रहा हूँ। इसको गौर से पढ़ो, फिर मैं इसको है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सर आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, तो मैं अभी एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। सर रिकॉग्निशन में क्या कह रहे हैं? कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी, इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कभी एक आध बार सवाल आया है, और फिर नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फंड पर ये एक दफ़ा रीड करके फिर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड पे जाते हैं। सर क्या कह रहा है? रिकॉग्निशन अ कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया: द अमाउंट टू बी रिसीव कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड एंड द अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली अशोर्ड। सर अगर कोई हमारे क्लब के अंदर कोई एनपीओ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो सर आप किस वक्त इसको रिकॉर्ड करोगे? सर पहली बात, द अमाउंट टू बी रिसीव कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, आपको पता हो कि अमाउंट कितनी है, प्लस अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली एश्योर्ड, और आपको पक्का पता हो कि ये पैसे मिल जाएंगे। सर आप उसी सूरत में इसको इनकम के तौर पे और रिसीवेबल के तौर पे बुक कर सकते हो। उसके बाद सर प्लेज का कॉन्सेप्ट आता है। प्लेज क्या कहते हैं? A pledge is a promise to contribute cash or other assets to an NPO. Similarly to any other contribution receivable, an uncollected pledge would only be recognized if it meets the above recognition criteria. सर पहली बात तो ये कि ऊपर वाली दो बातें होनी चाहिए। प्लेज का क्या मतलब है कि सर मैंने एक प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं इस एनपीओ को इतने पैसे दूंगा। ठीक है सर। तो सर इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? सर सबसे पहली बात तो कि ऊपर वाले दो क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, और फिर दूसरी बात, देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट एनपीओ विल कंप्लाई विद कंडीशन इफ एनी अटैच टू द कंट्रीब्यूशन। सर अगर कंट्रीब्यूशन से कोई कंडीशंस अटैच की हुई हैं, तो जब तक आपको कंफर्म ना हो कि कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जब तक आप इसको बुक नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिजेंट इवेंट आउटसाइड एनपीओ कंट्रोल, और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो एनपीओ के बस की बात ही ना हो। ठीक है सर। तो प्लेस के केस में तीन सूरतें हैं जब हम लोग प्लेस बुक कर सकते हैं। सर पहले तो रिसीवेबल वाली दो कंडीशंस बुक होनी चाहिए, दूसरी में रीजनेबल अश्योरेंस हो के कंडीशन से कंप्लाई कर जाएगा, और तीसरी की कंडीशंस ऐसी हो जो एनपीओ के कंट्रोल से बाहर ना हो। ठीक है सर। इसके बाद बिकुश पे आते हैं। आर ऑफन सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बोथ द टाइमिंग ऑफ द रिसीप्ट एंड द अमाउंट दैट विल एक्चुअली बी रिसीव। इन मेनी केसेस द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड द बिकुश विल नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज रिसीव्ड। तो सर ये कंटीजेंट एसेट की तरह है कि इसमें टाइमिंग भी अनसर्टेन है और अमाउंट भी अनसर्टेन है, तो इस वजह से हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये थ्योरी थोड़ी सी आ जाती है 3-4 मार्क की, तो इसलिए रीड करवा दिए, फिर बच्चे स्किप कर देते हैं और नहीं रीड करते। जैसे रिस्ट्रिक्टेड फंड का क्या कैसे? रिस्ट्रिक्टेड फंड का ये कैसे कि जैसे मैंने आपको डोनेशन पर आया था ना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए काफ़ी दफ़ा डोनेशन दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक तो होता है कि भाई क्लब को नॉर्मल डोनेशन मिल गया कि आप क्लब की फैसिलिटीज़ के ऊपर इसको खर्चा करें, तो उसको तो हम उसी साल इनकम में बुक करके ले आते हैं। लेकिन सर अगर स्पेसिफिक डोनेशन हो कि वो कह दे कि भाई इससे आपने जस्ट स्विमिंग पूल बनाना है, इससे जस्ट आपने लाइब्रेरी बनानी है, तो सर उसको हम क्या कर रहे होते थे? सर उसको हम रिप्रेजेंटेड बाय में रिजर्व में लेके जा रहे होते थे, और वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, और हर साल जिस तरह खर्चा हो रहा होता था उतना लेके जाते थे, या तो एक एनुअल बेसिस पे अमोर्टाइज कर देते थे। हमने जैसे लास्ट सवाल में देखा था कि डोनेशन आया था, स्पेसिफिक डोनेशन था 8 मिलियन का, तो सर पहले साल उसमें से 2.8 यूज़ हुआ, फिर दूसरे साल 2.2 यूज़ हुआ, और फिर रिमेनिंग हमने 3 मिलियन को रिजर्व में ही रखा हुआ था। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड का भी ऐसा ही सीन है कि आपको अगर कोई फंड मिलते हैं, तो हो सकता है ये उसी की एग्जाम्पल है, वो हमने बहुत शॉर्ट पढ़ा था, वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो डोनेशन देखा था ना हमने पिछले सवाल में। ठीक है। तो सर इसमें क्या है कि जब आपको फंड दिए जाएंगे, जब डोनेशन दिया जाएगा, तो उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि भाई आपने इसको इसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो अब सर हमारे पास फंड दो किस्म के हो जाएंगे सर, जनरल फंड होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। जनरल फंड तो हम लोग इनकम में ले जाएंगे सीधा सीधा, और रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम क्या करेंगे? सर रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम लोग सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, अलग से रिजर्व क्रिएट कर देंगे।
तो सर इसका एक हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, तो इंशाल्लाह हमें और चीज़ क्लियर अच्छे से हो जाएगी। रिसेंट सवाल ही देखते हैं, क्योंकि इसके हमें रिसेंट सवाल ही मिलेंगे, पुराने सवाल मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि रिसेंटली सिलेबस का पार्ट बना है। सर स्प्रिंग 22 के अंदर हमारे पास 10 मार्क का सवाल आया था इसका, इसको रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल MWH एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इसका मेरे पास CWIP दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, समझ लो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सर पूरी बैलेंस शीट मेरे पास बन जाएगी। कंट्रीब्यूशन रिसीव दिया हुआ है, ठीक है, ये रिसीव्ड की अमाउंट है 2021 की। जनरल फंड ओपनिंग मेरे पास थे 3,32,000, जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड फिलहाल तो कोई बात नहीं बताई, भी हो सकता है नीचे उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो सकता है अब ये जनरल भी हो, रिस्ट्रिक्टेड भी हो, या हो सकता है पार्शियली जनरल और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड हो। 281 की अमाउंट है, ये जनरल फंड मेरे पास आ जाएगा सर। ये एक तरीके से समझ ले, नॉर्मल बिजनेस में अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास रिटेन अर्निंग है सर। जो हम एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करते थे ना, ये वही चीज़ है। अब एक्यूमुलेटेड फंड के अब इसने दो टुकड़े कर दिए हैं। एक्यूमुलेटेड फंड में इसने रिस्ट्रिक्टेड फंड भी डाल दिया है, और इसने दूसरा क्या डाल दिया, जनरल फंड भी डाल दिया। अगर आप सर सवाल देखेंगे तो जब मैं आपको पहले करा रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ माइनस की थी, -5.8। तो ये बेसिकली जनरल फंड मुझे निकालना था ना 12,350 का, तो इसमें से मैंने रिस्ट्रिक्टेड फंड की अमाउंट निकाल दी थी, ठीक है। उस टाइम आप लोग को इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताते कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते फिर। अब इसको मैं डिटेल में समझा रहा, तो ये बात समझ आई कि सर ये मैंने क्यों यहाँ से माइनस किया था। लाइबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड फंड था ना, इसलिए मैंने इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि 12,350 जो है मेरा जनरल फंड था, मुझे उसका आंसर चाहिए था। ठीक है सर, तो अब ये सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या बोल रहा है, द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोस। सर ये ब्रेकअप बता रहा है, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड ऊपर दिया हुआ है ना इसने मुझे, ये 180 का था, तो अब इसने बता दिया 180 में से क्या कितने हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, सर 120 मिलियन। 180 में से 120 मिलियन हॉस्पिटल के नाम में मिले थे, ठीक है। और 180 में से 60 मिलियन जो है वो रिसर्च फंड है। अब सर रिसर्च फंड किसकी पॉलिसी क्या है, एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू द रिसर्च फंड। सर ये जितना सरप्लस होगा उसका 20% ये उठा के रिसर्च फंड में चला जाएगा। ठीक हो गया सर। इसके बाद सर, इसके बाद क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन रिसीव इंक्लूड ₹55 मिलियन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। सर मैंने आपको बोला था ना 281 है, अब इसकी कोई डिटेल दी होगी तो सर ये 281 के बारे में बता रहा है कि 55 मिलियन जो है इसमें से हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए मिला। और सर हॉस्पिटल बिल्डिंग का इसने हमें बताया कि वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ठीक है। तो 281 में से 55 मिलियन जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा, और बाकी का जनरल होगा। तो जनरल को हम कहाँ लेके जाते हैं सर, जनरल को हम इनकम का पार्ट बना देते हैं। इसके बाद सर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव। अब अच्छा देखो, इनिशियली है ना 2022 में ये सवाल थोड़ा सा आसान आया था। क्यों सर, आपने तो पहले इतनी मुश्किल मुश्किल करवाए थे, तो बेटा ये आसान इसलिए आया था कि उस टाइम ये चीज़ नई नहीं आई थी, ठीक है। तो इसने NPO में सिर्फ ये टेस्ट किया और कोई कॉम्प्लिकेशन टेस्ट नहीं किया, लेकिन अब वो ये चीज़ भी टेस्ट करता है, और कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं वो भी टेस्ट कर सकता है। ये 2 साल पुराना सवाल है, ठीक है ना। ठीक हो गया सर। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹65 मिलियन फॉर द हॉस्पिटल बिल्डिंग विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। सर क्या कह रहा है, 65 मिलियन जो इसने रिसीव किए थे वो इसने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे, सिंपल सी चीज़ है, सही है। सर हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड में जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, सर इसको रिस्ट्रिक्टेड में ही जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। उसके बाद सर MWH हैज़ कम्प्लीटेड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। सर 1 अप्रैल 2021 को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गई हॉस्पिटल बिल्डिंग की, तो सर उसके बाद से इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जानी चाहिए April 21 के बाद से। तो सर हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% पे, और अदर फिक्स एसेट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पे, और हॉस्पिटल बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन पे। तो सर इसने सबसे पहले हमसे क्या मांगा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है और SOF मांगा है। अब देखो यार, जब भी ये फंड वाले सवाल हो ना, तो कोशिश करना कि फंड्स को है ना अलग अलग करने के लिए एक SOC बना लो। हम बताए SOC की तरह एक वो चीज़ बनाना, हम क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा ही है। तो सर एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस का हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। इक्विटी तो इसको नहीं कहेंगे, ये फंड है, क्योंकि NPO है, नॉर्मल बिजनेस नहीं है। तो हम वो बना लेंगे ताकि हमारे पास हर फंड की एक अलग से कैलकुलेशन आ जाए, लेकिन चूंकि अभी पहले तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम सबसे पहले आ जाएगी मेरी। तो इनकम कंट्रीब्यूशन रिसीव सबसे पहले तो है।
सर कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना था, 281 था। लेकिन इसने खुद बताया था कि इसमें से 55 मिलियन जो है हॉस्पिटल के लिए, तो वो तो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको हम लोग इनकम में नहीं लेके जाएंगे। और सर दूसरी इनकम क्या है, क्रेडिट साइड देखेंगे ना इनकम के लिए। ये तो बैलेंस था मेरे पास जनरल फंड का, मेडिकल इक्विपमेंट। सर इनकम और क्या है? तो मुझे 1 मिनट देना, मैं दो। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे? सर ये सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बनाना था, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द एंडेड 31 दिसंबर 2021 हमें प्रिपेयर करना था। तो सर इसमें कंट्रीब्यूशन रिसीव हमने 226 कैसे लिया था सर, 281 में से हमने रिस्ट्रिक्टेड फंड 55 का निकाल दिया था। जब सर ये क्या कह रहा है, इसमें एक बात बहुत अच्छी है, समझने वाली है। क्या सर इसमें क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट, हमने देखा ना, गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग अमोटाइज जैसे कर रहे होते हैं, उससे उसी तरीके से एक तरीके से होगा। सर अब ये क्या कह रहा है कि जो फंड है ना, हॉस्पिटल जो है ना इस दफ़ा कंप्लीट हो गया। सर अब हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अब तक तो हम लोग इस हॉस्पिटल को फंड के तौर पे लेके आ रहे होंगे। सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, मैं बता दूं बेटा, मैं 1 मिनट। सर ये मेरा हॉस्पिटल फंड है, ठीक है। सर मेरा हॉस्पिटल फंड है। सर इसका ओपनिंग होगा कुछ। सर ओपनिंग कितना था हॉस्पिटल फंड का, 120 का, ठीक है सर। इसमें इस साल एडिशन हुआ था कितने का सर, 55 मिलियन का एडिशन हुआ था, ऐसा ही है। और सर इसमें 55 मिलियन का एडिशन हुआ था, इसके अलावा क्या हुआ था? सर 55 मिलियन का एडिशन हुआ था, इसके अलावा क्या हुआ था? 65 मिलियन, बिल्कुल सर। मटेरियल रिसीव हुआ था मुझे कुछ 65 मिलियन का। तो सर ये कितना बन गया? सर ये बन गया 240 का, ठीक है। सर ये 240 का तो बन गया, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 को ना हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया था। तो सर अब चूंकि हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया होगा, तो हमने क्या क्या होगा, हमने ये फंड को ना खाली कर दिया होगा। सर क्या मतलब खाली कर दिया होगा? सर हमने बेसिकली ये फंड को कर दिया होगा डेबिट अपने पास से, 240 से, ठीक है। तो सर हमने पास एक क्या है, डेफर्ड इनकम बुक कर ली होगी। ये फंड को ख़त्म कर दिया होगा, और सर वो हम अपने पास एक डेफर्ड इनकम बुक कर रहे होंगे। क्या मतलब सर? ये इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं करी है, डेफर्ड इनकम क्या होता है कि सर हम लोग हर साल थोड़ी थोड़ी सी इसमें से इनकम निकाल के डाल लेते हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन थी ना, बिल्कुल इसी तरीके का इसका सीन होगा। तो सर ये 2,40,000 जो है, हम लोग डेफर्ड इनकम अपने पास लेके चले जाएंगे, ठीक है। और सर डेफर्ड इनकम का जैसा आप लोगों ने देखा था, जब हमने लाइफ मेंबरशिप में क्या था कि हम थोड़ा थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो लेके जा रहे होते हैं, ऐसा ही है। अब सर उसमें क्या होता था, उसमें तो वो हमें टाइम पीरियड बता देता था। लेकिन सर ये तो चूंकि हॉस्पिटल है, अब पूरा हॉस्पिटल हम लोग एक साथ इनकम तो बुक नहीं कर सकते ना। फिर जब भी हम लोग एसेट लेते थे, हम उसके बदले में कोई कैश देते थे। अब सर यहाँ पे क्या क्या है, अब हमने जो एसेट लिया है उसके बदले में हम लोग एक लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, एक डेफर्ड इनकम अपने पास खड़ी कर रहे हैं। तो सर अभी डेफर्ड इनकम को मैं एक साथ पूरा बुक कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं डेफर्ड इनकम को एक साथ अपने पास पूरा बुक नहीं कर सकता। तो सर उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई मुझे बताएगा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओगे? सर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हॉस्पिटल की जो लाइफ होगी ना, हॉस्पिटल की बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होगी उसकी बेसिस पे कराऊंगा। तो सर वो कितनी है, 5% है, मतलब कि 20 साल है, ठीक है। 5% से आप कर लो, मैं 20 साल बोलो, एक ही बात होती है। तो सर मैं क्या करूँगा कि मेरी जो डेफर्ड इनकम है ना, उसको मैं इस साल, चूंकि मेरा एसेट इस साल कंप्लीट हो गया, तो मैं इस साल भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके जाऊंगा। तो सर मेरा 240 मल्टीप्लाई बाय 0.05। लेकिन सर मसला पता है क्या है? मसला है कि जो एसेट कंप्लीट हुआ है ना, ये 1 अप्रैल को हुआ है। दूसरा सिर्फ 3 महीने का मैं नहीं लूंगा, बाकी 9 महीने का लूंगा, क्योंकि ये 3 महीने के बाद कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो? तो सर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो सर 9 रुपीज़ जो है, ये भी मेरी एक डेफर्ड इनकम है। ये भी मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है। भाई ये 9 रुपये समझ आए कैसे बुक किए? किसी को अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से समझा दूंगा। लेकिन लाइव क्लास ले रहे हो तो उसके सवाल पूछो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो चीज़।
क्लियर है बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस बेसिकली बुक करने हमें। तो एक्सपेंस में सर सबसे पहले हम लोग लेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो हम लोग हमेशा से सीखते हुए हैं। सर हमारे पास डेप्रिसिएशन किसकी होगी सर? एक तो इस हॉस्पिटल की होगी, 240 का एसेट था इंटू 0.05। सर 240 में से 9 तो हमने निकाल दिए ना। ठीक है सर, 231 बचे, प्लस ये हमारे पास CWIP में 335 पहले से पड़ा हुआ अभी तक। ठीक है, क्योंकि हमने ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहीं से लो, और जगहों से भी तो हम लोग खर्चा कर रहे हैं ना। तो सर कितना हो जाएगा मेरे पास? तो CWIP में 335। सर हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं हॉस्पिटल की वैल्यूएशन, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे कर दिया था डेफर्ड इनका, और सर हमें हॉस्पिटल भी बुक करना है ना, इसको हटा देते हैं अभी। सर हमें हॉस्पिटल भी बुक करना है ना, तो हॉस्पिटल के हम क्या एंट्री बनाते हैं नॉर्मली? सर हम लोग हॉस्पिटल को डेबिट करेंगे। सही है। सर हम हॉस्पिटल का एसेट डेबिट करेंगे, फिक्स्ड एसेट। और सर बदले में कुछ क्रेडिट भी करेंगे। तो सर क्या क्रेडिट करेंगे? सर क्रेडिट तो बेसिकली जो CWIP में हमारा पड़ा हुआ होगा वो करेंगे, और मजीद चीज़ करेंगे। अब सर CWIP में हमारे पास 335 पड़ा हुआ था, और सर इस साल मजीद जो है ना 65 रुपये हमने और डाले हैं। ठीक है सर, ये आपको कैसे पता चला? आप 55 क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ 65 क्यों ले रहे हैं? बेटा इसकी वजह है, देखो 55 मिलियन जो है ना मुझे कैश आया था, ठीक है। 55 मिलियन मुझे क्या आया था? 55 मिलियन मुझे कैश आया था। तो जब कैश आया होगा तो मेरे पास क्या एंट्री बनी थी? सर मैंने कैश डेबिट किया था 55 मिलियन से, ठीक है। और मैंने अपना हॉस्पिटल का जो फंड था ना, ये क्रेडिट किया था 55 मिलियन से, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास 65 मिलियन का मटेरियल आया ना, तो मैंने हॉस्पिटल फंड तो 565 से क्या था, लेकिन सर उस टाइम पे मैंने अपना क्या डेबिट किया होगा? सर कैश तो डेबिट कर नहीं सकता क्योंकि मटेरियल आया। तो सर मटेरियल में कहाँ पे लेके क्या आऊँगा? मटेरियल में CWIP में लेके आऊँगा, ठीक है। तो सर ये मेरा ओपनिंग CWIP था, ठीक है। और सर कुछ इस दफ़ा आया था, ठीक है सर। इसका कितने का इस दफ़ा आया था? 65 रुपये का, ठीक है सर। तो ये टोटल मेरा हॉस्पिटल में अब तक मैंने खर्चा किया है, ठीक है। ये पूरा उठा के मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा और ये एंट्री पार कर दूंगा कि हॉस्पिटल फिक्स्ड एसेट मेरा 400 रुपये से डेबिट हो जाएगा, और CWIP मेरा 400 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर किसी को यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम आगे बढ़ें। सामा इशू है, वरना आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं। सर मैं डेप्रिसिएशन के लिए क्या करूँगा? सर इस 400 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.05 से। तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 20 रुपये की। लेकिन सर एक मसला है, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो 9 महीने की कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो सर 15 रुपये से मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। सही है भाई, डन है। अच्छा सर, और मज़ीद मेरे पास क्या एक्सपेंसेस हैं? सर और मज़ीद क्या है? सर यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो और कुछ नहीं दिख रहा। अब हम लोग टीवी पे चले जाते हैं। सर टीवी के एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। सर कैशेट बैंक आ रहा है, CWIP आ रहा है, सर ये इक्विपमेंट आ रहा है। हाँ, तो ये डेप्रिसिएशन 320 की है ना, वहीं से हम लेंगे ना। अदर फिक्स्ड एसेट पे 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सर, 320 की मेरी वैल्यू थी। ये डेप्रिसिएशन किसकी है? ये हॉस्पिटल की है, ठीक है। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन किसकी आ जाएगी? मेडिकल इक्विपमेंट ही एक एसेट आ रहा है ना, और भी कोई एसेट आ रहा है मेरे पास? सर मेडिकल इक्विपमेंट ही, और कोई भी एसेट नहीं है। तो सर मेडिकल इक्विपमेंट पे 320 का था, ठीक है। और सर इसमें 100 रुपये क्रेडिट पे शो किया, इसका क्या मतलब है? डिस्पोजल हुआ होगा। इस पर मैं क्या लगा दूंगा सर? 0.1, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट पे है, ठीक है। सर ये कहाँ किस चीज़ पे? मेरा कॉस्ट पे। और सर इस पर मैं पूरे साल की लगाऊंगा, इस पर मैं वो 9 महीने वाली चीज़ नहीं करूँगा। सर इसके बाद मेडिसिन एंड सप्लाइज यूज्ड, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? जी सर, मेडिसिन एंड सप्लाइज यूज का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है मेरे पास।
इसको देखते हैं, एक मिनट। हाँ सर, ये कंज्यूम्ड है तो ये तो पूरा ही आ जाएगा, 76 ही आ जाएगा। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज कितने से सर? 76 आ जाएगा। और सर, और क्या है मेरे पास? अदर एक्सपेंडिचर 19 का। अदर एक्सपेंडिचर हो गया 19 का। और सर मजीद रिसर्च कॉस्ट है 33 मिलियन की। और सर सैलरीज हैं कितने की सर? 53 की। सर सारे एक्सपेंसेस हमने देख लिए, बेसिकली मैंने ये वाली डेबिट साइड देखी है और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है। अच्छा सर, एक मसला है इसमें कि रिसर्च कॉस्ट का इसने मुझे क्या बोला है? रिसर्च कॉस्ट का इसने बोला एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ट्रस्टीज एमएसडब्ल्यू इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू रिसर्च फंड। सर रिसर्च फंड के लिए मेरे पास अलग से पहले से ही निकलवा देता है। सर क्या कर देता है, पहले से ही मेरे पास रिसर्च फंड के लिए पैसा निकलवा देता है। ठीक है। तो सर मैं क्या करूँगा, रिसर्च फंड के लिए मैं यहाँ से लूँगा ही, मैं इसके फंड में से पैसे निकाल लिया करूँगा। ठीक है। तो सर रिसर्च कॉस्ट अगर मेरी हट जाती है तो ये मेरे पास 185 आ जाता है। सर मैं अगर इसका सम करूँ तो सर 50 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया, सरप्लस आ गया बेसिकली। अब सर मैं क्या करूँगा, इसने मुझे क्या बोले, 20% लेना है मुझे 50 का, जो मुझे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? रिसर्च फंड ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। ये मैंने खाली अपनी इसके लिए लिखा है, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो मैंने अपनी आसानी के लिए लिखे है कि मुझे आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरा बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक हो गया। तो सर ये 6 मार्क हमने, 4 मार्क हमने ले लिया। अब सर इसके बाद आते हैं SOFP पे। हमने लंबी करी, थोड़ी सी एक्टिविटी की मार्क्स थे वरना इसमें आइटम ज़्यादा नहीं थे। ठीक है ना। सर इसके बाद आ जाता है हमारे पास SOFP। सर ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसमें मेरे पास सबसे पहले आ गया नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इक्विपमेंट था ना। सर मेडिकल इक्विपमेंट में क्या था सर? 320 का था। उसमें से 100 तो पहले ही माइनस हो गया था और इस दफ़ा की डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगी। तो 198 का बचेगा सर हॉस्पिटल, 400 से आया था, माइनस इसकी डेप्रिसिएशन। तो सर ये मेरे पास नॉन करंट एसेट हो गए 583 के। तो यहाँ तक अमन है। सर इसके बाद आते हैं करंट एसेट्स पे। सर करंट एसेट में सबसे पहले तो बैंक का पैसा। बैंक का पैसा बताया कितना है? जी सर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ तो बैंक का पैसा भी दिया हुआ होगा। कैश एट बैंक था 60 रुपये का। सर एक बच्चे का सवाल है कि सर ये आप लोगों ने CWIP क्यों नहीं लिया? बेटा CWIP इसलिए नहीं लिया कि उसको ऑलरेडी हम लोग हॉस्पिटल फंड में ट्रांसफर किया था ना, जब तो ये जीरो हो गया था। 335 ओपनिंग में था, 65 हमने और डाला था तो 400 बन गया था। 400 हमने पूरा क्रेडिट करके हॉस्पिटल फंड में डाल दिया, जो हम यहाँ पे लेके आ गए 385। CWIP से अब हमने हॉस्पिटल को कंप्लीट फिक्स एसेट कर दिया, और चूंकि अब ये कंप्लीट हो गया है, अवेलेबल फॉर यूज़ है, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने उसकी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस की है। ठीक हो गया सर। करंट एसेट में बैंक आ गया सर, इन्वेंट्री आ जाएगी 14 की। और सर मजीद, सर मेडिकल इक्विपमेंट ले लिया हमने, मेडिसिन सप्लाई यूज थी, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। और सर और कुछ आ रहा है? नहीं सर, अपेरेंटली तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका हम लोग सम ले लेते हैं। तो सर ये मेरे पास क्या आ गया, 657 के टोटल एसेट्स। सही हो गया। सर अब आ जाते हैं रेप बाय में। सर इसमें मेरे पास फंड्स आ जाएंगे कौन से सर? एक जनरल फंड आ जाएगा और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड आ जाएगा। सर इसको बाद में बनाते हैं, पहले हम लाइबिलिटी ले लेते हैं। यार मुझे 1 मिनट देना बच्चों।
लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटी होती है सर, एक करंट, सी एल ओ, सॉरी, और सर दूसरी नॉन करंट। ठीक है भाई। सर लाइबिलिटी में एक तो पेबल दिख रहा है मुझे फेस पे। सर पेबल कहाँ गया? पेबल पेबल पेबल। सर पेबल था 17 रुपये का। ठीक है सर, और क्या होगा सर? डेफर्ड इनकम, क्योंकि मेरी लॉन्ग लाइबिलिटी तो सर उसका मैं करंट पोर्शन अलग से लूंगा और नॉन करंट पोर्शन अलग से लूंगा। सर ये कैसी बात है? मैं समझाता हूँ। मेरा हॉस्पिटल फंड था 240 का। ठीक है सर, इसको मैंने पूरा फंड को ट्रांसफ़र किया था, खाली करके डेफर्ड इनकम बुक कर ली थी। ठीक है सर, अब मैं डेफर्ड, जैसे मैंने इसका स्केड्यूल बनाया ना, मैं डेफर्ड इनकम का भी स्केड्यूल बना लेता हूँ। सर ओपनिंग मेरी ज़ीरो थी, इसमें एडिशन हुआ कितने का सर? 240 का। और सर इसमें समझ लें, यार यहाँ नहीं बनती, अच्छा नहीं बना, यहाँ ले आते हैं इसको। सर ओपनिंग मेरा ज़ीरो, ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे 240 का। ठीक है, डेफर्ड इनकम में। और सर इस साल अमोर्टाइज हो गया कितना सर? इस साल हमने कितना लिया था? 9 का। तो सर क्लोजिंग पे बचा कितना? सर क्लोजिंग पे मेरे पास बचा 231 का। ठीक है सर, 231 का बचा तो है, लेकिन इस पे ये पूरी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, ये बात तो ओके। लेकिन सर इसमें कुछ करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, और सर कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सर सिंपल सी बात है, इसको अगले साल में मुझे कितना चार्ज करना होगा सर? अगले साल मुझे इसको 0.05 करना होगा, ऐसे ही है। तो सर अगर मैं अगले साल 0.05 करूँगा तो मेरे पास 12 रुपये बचेंगे। ठीक है, 12 रुपये अगले साल चार्ज होंगे, तो सर रिमेनिंग में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लेके चला जाऊँगा। ठीक है सर, आपने 9 महीने लगे बेटा, अगले साल तो पूरे साल का लगेगा ना। ठीक हो गया। तो सर 12 रुपये जो है मैं करंट में रखूंगा और 219 रुपये जो है मैं लॉन्ग टर्म में रखूंगा। इस बात में अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, वरना आगे बढ़ते हैं। 12 रुपये जो है वो करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, 219 रुपये जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएंगे। सर 231 मेरी टोटल लाइबिलिटी थी, डेफर्ड इनकम बेसिकली, अनअर्न्ड इनकम। जी 9 को मैंने माइनस किया, मेरे पास 231 आया। बेटा 9 इसलिए माइनस किया कि ट्रांसफर मैंने इतना किया था, 9 इस दफ़ा मैं ऑलरेडी इनकम चार्ज कर चुका हूँ ना, 9 तो मैंने वसूल कर ली। ये बेसिकली वो इनकम है मैं जो आने वाले सालों में इसमें से वसूली कर रहा हूँ, अनअर्न्ड इनकम समझ लो, जैसे मेरे एडवांस सब्सक्रिप्शन थी ना, इस टाइप की चीज़ समझ लो। ठीक है, तो इसमें से मुझे हर साल थोड़ा थोड़ा सा, जैसे लाइफ मेंबरशिप में नहीं हम साइड पे एक फंड रख लेते हैं, उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल देते, तो सर ये भी हमने 240 अब साइड पे रख लिए। ये हमें मिले डोनेशन थे, लेकिन हम लोग इसको एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो सर हमने डेफर्ड इनकम के तौर पे 240 रुपये करके रख लिए। अब इसमें से इस दफ़ा हमने 9 रुपये यूटिलाइज कर लिया, हमारे पास 231 बचे हैं। तो ये 231 में से अगले साल मैं 12 रुपये चार्ज करूंगा, तो इसलिए इसको मैं करंट लाइबिलिटी में रख रहा हूँ, और बाकी आने वाले सालों में मैं 219 चार्ज करूंगा, तो उसको मैं लॉन्ग टर्म में रख रहा हूँ। ठीक है भाई। डेफर्ड इनकम कितने की? ठीक है भाई, तो ये क्लियर है। सर मेरे पास लाइबिलिटी भी कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। सर अब हम आ जाते हैं फंड्स के ऊपर। सर फंड में हमें एक अच्छी वर्किंग बना लेते हैं इसी तरीके की। सर एक जनरल फंड हो गया, एक सर मेरे पास रिसर्च फंड हो जाएगा, ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड होंगे। और सर एक खत्म। सर मेरे पास ओपनिंग कितने थे? इसकी ओपनिंग लिख लूँ? 60 की, 120 की, और जनरल फंड की कितनी थी ओपनिंग? 332 की। सर इसमें एडिशन कितना हुआ? तो इसमें एडिशन सरप्लस उठ के आ जाएगा। ठीक है। और सर इसमें से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था कुछ, कितने का सर? -10 का ट्रांसफ़र किया था ना रिसर्च में, तो सर यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सर मेरे पास इसका क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, 372 जो है मेरा, इसका क्लोजिंग हो जाएगा। ऐसे ही सर रिसर्च फंड में
ये ट्रांसफर नहीं था, यहाँ पे एडिशन था सर। 10 रुपये यहाँ से निकले, ट्रांसफर हुए और रिसर्च फंड के अंदर ऐड हो गए, ठीक है, तो इसके लिए एडिशन हो गया। लेकिन सर इसने कुछ ट्रांसफर किया था, या मैं इसको स्लैश यूटिलाइज लिख देता हूँ। सर इसने इसमें से कितने यूटिलाइज किया था, एक्सपेंस में मेरा कितना आ रहा था सर, 33 आ रहा था, तो उस टाइम सर एंट्री क्या बनी होगी? सर जब ये 33 यूज में होंगे ना, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा 33 से, और एक्सपेंस रिकॉर्ड होने के बजाय रिसर्च फंड जो है ना, वो डेबिट हो गया होगा। अब चूंकि फंड की जो नेचर होती है, रिजर्व की जो नेचर होती है, वो क्रेडिट की होती है, तो जब ये कम होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। अभी ये 33 कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, तो ये एंट्री बेसिकली पास हुई होगी। सर मेरे पास इसका भी क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक अमन है? कोई मसला है तो बता सकते हो। सर हॉस्पिटल में, सर हॉस्पिटल में दो एडिशन हुए थे, एक 55 का हुआ था और एक 65 का हुआ था, ठीक है। सर ये दो एडिशन हुए थे, यही हुए थे, कुछ और हुए थे? सर यही हुए थे, और ट्रांसफर कर दिया था हमने पूरा का पूरा, याद है, हॉस्पिटल को 240 से मैंने क्रेडिट कर दिया था इस फंड को, डेफर्ड इनकम में। तो सर ये 240 से क्रेडिट हो गया, तो सर मेरे पास बचा क्या, जीरो बचा। ठीक है, तो सर ये मेरी बेसिकली समरी बन गई। इसको मैं अलग से सारे फंड्स बने, इसमें ये जनरल है और ये दो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो सर ये यहाँ पे भी आ जाएंगे सिंपली। जनरल 372 हो जाएगा और रिस्ट्रिक्टेड 37। अगर ये हॉस्पिटल फंड होता तो दोनों का सम ले लेता मैं। तो सर 409 भाई आ गया। तो सर अब मेरा इसका टोटल क्या बनना है, 657, और वो भी आएगा 6, हाँ 659। तो सर ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई। भाई सवाल क्लियर है ये? इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है सर। सर हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये अब हमने रिसेंट पेपर का, पास पेपर का सवाल देखा था, स्प्रिंग बाइक्स का, अच्छा सवाल था ये, लेकिन इसके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये बेसिकली हमारे स्टडी टैक्स का सवाल है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर दी फॉलोइंग अंडर डेफरल मेथड। अच्छा, डेफरल मेथड, सर मैं आपको एक चीज़, इसमें डेफरल मेथड आया तो मैं बता दूं कि सर ये जो हमने इसको ट्रांसफ़र किया ना डेफर्ड इनकम में, जब भी आपका फ़ंड कंप्लीट हो गया तो आपके पास चॉइस होती है, या तो सवाल में बता दी होगी, वरना आपकी अपनी चॉइस है, तो मोस्टली हम डेफर्ड इनकम पे जा रहे होंगे कि आप पूरा अपना फंड जो है वो उसी साल इनकम में लेके चले जाओ, या उसको डेफर्ड इनकम पे रख दो। तो हमने पिछले सवाल में क्या किया था कि सर हम उसको डेफर्ड इनकम पे रखा था, ठीक है, और नॉर्मली करना भी यही चाहिए, वो एक साल की इनकम तो नहीं होती ना। अगर आप पूरे 240 उसी साल की इनकम पे हिट मार दोगे तो आपका सरप्लस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जाएगा वो भी फंड के अंदर ही, ठीक है। लेकिन आप उसको हर साल थोड़ा थोड़ा लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो सर इसने यहाँ पे यही बात करी है कि डेफरल मेथड पे हम एसओसी का कोई करवाएं, अब बेटा करते हैं, वो भी करते हैं। एसओसी का क्या आप चाह रहे हो, एनपीओ मतलब में एसओसी का सवाल चाह रहे हो? बेटा एनपीओ में इक्विटी होती नहीं है, तो एसओसी तो नहीं होगा ना उसके अंदर। ठीक है सर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंगल कॉलम में बनानी है। ठीक है सर, तो इसमें सवाल रीड कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल मैं आपको रीड कराऊंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप करके आओगे, अगली क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। और फिर एनपीओ का रिसेंट पास्ट पेपर का इंशाल्लाह हम लोग एक और सवाल करेंगे, तो हमारा एनपीओ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक रिसेंट पास्ट पेपर का कोई सवाल हम लोग कर लेंगे, 2023 का कोशिश करूंगा कोई कर लें, तो हमारा ये इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, टोटल फंड्स आ गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने टीवी दे दी, आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस इज एज फॉलोज। फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेनली टू बी मेंटेन परमानेंटली। तो सर ये हमें परमानेंट रखनी है, हम इसको अलग से क्लासीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। 50 रुपये की, फिर फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी स्पेसिफिक है। फंड फॉर रिक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, सर ये भी स्पेसिफिक है।
और फंड फॉर जनरल ऑपरेशन, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1547। तो सर ये हमारे पास टोटल पैसा आया था, इसमें से ये इनकम में और बाकी तीनों फंड्स में चली जाएंगी। अभी एक्सटर्नली इम्पोज, सर इंटरनल इम्पोज क्या है बेटा, देखो स्पेसिफिकेशन होती है। मैंने आपको बताया था डोनेशन हमें स्पेसिफिक नहीं मिला। अब हो सकता है कि कंडीशन बाहर से कोई लगाए, हो सकता है कंडीशन आपके इंटरनली डायरेक्टर लगा दें कि भाई हम लोग इस पैसे को सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करेंगे। तो दोनों सूरतों में हम लोग उसको रिप्रेजेंटेड बाय अलग से रिजर्व में क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद सर द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एज फॉलोज। ये बता रहे कि भाई सेम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट 15 है। कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नेजियम, ये बेसिकली रिसीव नहीं हुआ था, ये ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है ना। द कंपोजिशन ऑफ फंड इज एज फॉलोज, जो है ना ये 17 15 का ओपनिंग बैलेंस था, ये ड्यूरिंग द ईयर रिसीव है। सर सपोर्टिंग यंग टैलेंट के लिए 15 है, जिम्नेजियम के लिए 2 आए हैं, यही वाली रिस्ट्रिक्शन इस पर भी अप्लाई होगी। फ्री होल्ड लैंड के लिए एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, सर 12 आएंगे, लेकिन ये अभी तक फंड ही पड़ा हुआ है, इसका लैंड अभी तक आया नहीं, तो ये भी फंड में रह जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रीपे लोन वॉज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस 8, ये। इसके बाद सर कॉन्ट्रीब्यूशंस unrestricted, but PISC itself impose restriction that 3 million will be allocated for acquiring franchise in a popular league। सर वैसे तो ये जनरल है, लेकिन इसमें से 3 रुपये जो है वो लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ठीक है, 3 मिलियन जो है। आगे पॉइंट 3, द गवर्नमेंट फंडिंग वॉज रिसीव टू सपोर्ट PSC जनरल ऑपरेशन फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2004। सर PSC जनरल ऑपरेशन का भी इसने बता दिया गवर्नमेंट फंडिंग किस चीज़ की लाई थी, ठीक हो गया। आगे सर फोर, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹6 मिलियन इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट। 6 मिलियन की भी इसने स्टोरी बता दी। फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ ₹20 मिलियन, कलेक्शन ऑफ ₹8 मिलियन। सर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये 428 के बारे में भी इसने हमें बता दिया। दिस कलेक्शन रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ सच हिस्टोरिक वैल्यू इज वर्थ प्रिजर्विंग परपेचुअल एंड PSC इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम एज पार्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। फिर सर लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में बताया कि 20% पे डेप्रिशिएट हो जाएंगे। फिर एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट PSC is required to allocate 5 million from restricted fund to restricted fund annually। सर हर साल जैसे हमने वो डाला था, रिसर्च कॉस्ट के 10 रुपये डाला था, इसी तरीके से हमें 5 मिलियन हर दफ़ा सरप्लस से निकाल के रिस्ट्रिक्टेड फंड में डालने होंगे। फिर एक्सपेंसेस का बता दें कि जनरल ऑपरेशंस पे इतने में और जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इतने में। तो सर ये डायरेक्ट फंड को हिट करेगा, ठीक है भाई। तो ये सवाल आप लोगों को अगली क्लास में करके आना है, और फिर इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व, ये भी हम सवाल करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रीड करने में ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमने रीड कर लिया। और सर इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नया सवाल भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इजाज़त है।